गुड मॉर्निंग क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवन रोड शाहपुरा की ऑनलाइन क्लासों में मोस्ट वेलकम। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था भारतीय कृषि के बारे में थोड़ा जो कुछ बचा हुआ जो शेष था उस बात का अपन अध्ययन करेंगे। आज देखते हैं अरंडिया तेल, सोयाबीन, ये दो फसलें बची हुई थी। इसके साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, एक प्रकार की ये दोनों फसलें जो आपके सामने मैंने लिखी हैं, अरंडी और सोयाबीन, ये दोनों फसलें एक प्रकार की तिलहन फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? तिलहन फसलें हैं। देखते हैं अरंडी का तेल मशीनों में स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। किस रूप में काम में लिया जाता है? स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है, स्नेहक के रूप में। दूसरा है साबुन बनाने की में और चमड़ा को साफ करने में, चमड़ा शोधन में, साबुन बनाने में भी काम में लिया जाता है। तो अरंडी का तेल को आप ये कह सकते हो कि यह तेल मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्योगों में काम में लिया जाता है। औद्योगिकरण के अंदर अरंडी के तेल का बहुत इंपोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसका उत्पादन कहाँ होता है। इसका उत्पादन दक्षिण भारत में आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह का जो ऊपरी भाग है इधर वाला आंध्र प्रदेश के अंदर 65% भाग पर अरंडी का तेल का उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब अरंडी का जो उत्पादन होता है फसल का 65% अकेला कौन पैदा करता है भारत में? यानी कि आपके आंध्र प्रदेश। देखते हैं गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ये अरंडी के तेल में और अग्रणी राज्य हैं। ठीक है। सोयाबीन के लिए कहा जाता है कि प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत सोयाबीन, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और इस सोयाबीन के अंदर हमारे यदि बात करूं तो हमारे हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, यानी कि मध्य प्रदेश से लगता हुआ राजस्थान का भाग, राजस्थान की वह सीमा जो मध्य प्रदेश से लगती हुई है, वहां पर सोयाबीन का उत्पादन होता है। देखते हैं देश में सोयाबीन का उत्पादन का 70% उत्पादन, कितना परसेंट उत्पादन? 70% उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा 20% उत्पादन करता है तुम्हारे महाराष्ट्र में और 10% उत्पादन होता है राजस्थान में। आप ये कह सकते हो निश्चित रूप से कि वास्तव में आप ये याद कर लेना, एम स्क्वायर का मतलब मध्य प्रदेश नंबर 1 पे और नंबर 2 पे मध्य प्रदेश। ध्यान रहे, MPH, समझ जाना, एम से मध्य और MP मध्य प्रदेश हो गया, आगे लगा दो H यानी मध्य, MH महाराष्ट्र। बात समझ आ रही है? आप ये भी याद कर सकते हो, एम स्क्वायर है, एक राज्य का नाम है मध्य प्रदेश और एक राज्य का नाम है महाराष्ट्र। देश में सोयाबीन का उत्पादन का 70% भाग मध्य प्रदेश पैदा करता है और 20% भाग महाराष्ट्र और 10% राजस्थान। 70 और 20 90 और 10 100, कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। अब 100% में 2/3 से ज्यादा अकेला कौन सा राज्य दे रहा है? मध्य प्रदेश। इसके बाद में महाराष्ट्र 20% और उसके बाद में राजस्थान 10%। इस 10% राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाला जो राजस्थान है, जहां पर हाड़ौती जो अपन बोलते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर सोयाबीन बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो सोयाबीन भी अनेक दवाइयों में काम में ली जाती है। प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है कौन? सोयाबीन। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। प्यारे बच्चों, कृषि का योगदान नहीं है, कृषि का पूर्ण योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। यदि मैं बात करूं रोजगार के साधनों की, तो रोजगार के साधन में 55.6% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। प्रत्यक्ष रूप से 55.6% जनसंख्या
कृषि कार्यों में लगी हुई है। अब कृषि के सहायक कारक होते हैं। आपको मालूम है हमारे भारत में मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? वह कृषि जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जावे। कौन सी कृषि कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। वह कृषि जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जावे। कौन सी कृषि कहलाती है? मिश्रित कृषि। और प्यारे बच्चों याद कर लेना, भारत में कौन सी कृषि की जाती है? भारत में मिश्रित कृषि की जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं कृषि सहायक कारकों में पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया और वानिकी हो गया। वानिकी का मतलब यह है यहाँ की वनों से जुड़ी हुई जो उत्पाद हैं, वनों से जुड़ी हुई जो उत्पाद है, चाहे वो गोंद हो, चाहे वो औषधियां हो और चाहे वो फल फ्रूट हो, कंदमूल फल हो, कुल मिलाकर के ये कृषि के अन्य सहायक कारक होते हैं। आगे चलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक एक होता है जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में कुल मिलाकर के तीन आर्थिक क्रियाओं को जोड़ा जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। वे क्रियाएं जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती है क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में मुख्य रूप से कृषि आती है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, ध्यान रहे, ठीक है। वानिकी भी इसी में आती है। आगे देखते हैं, सन 1951 में आधार वर्ष क्या रखा गया? 1993-94। आधार वर्ष ये रखा गया है 1993 और 94, ठीक है। अब 1990 में कितना हो गया? 44.28%। इसी प्रकार से 2007-08 आधार वर्ष, 1999 और 2000 के आधार वर्ष में कितना होता रखा है? 17.8% योगदान। और 2011 में योगदान कितना रहा जीडीपी में कृषि का? 15.35% कृषि का योगदान रहा। तो आप ये कह सकते हो कि वास्तव में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत वास्तव में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्यारे बच्चों आपके सामने पूरी तस्वीर है, आप देख लो। भारत में एक उद्योग जन्म रहा है, डेयरी उद्योग। कौन सा उद्योग है? डेयरी उद्योग। आपको मालूम होना चाहिए अमूल डेयरी बहुत प्राचीन डेयरी है गुजरात में, गुजरात से लिंक है इसका। भारत की डेयरी अमूल डेयरी, और राजस्थान में एक डेयरी है सरस डेयरी। इसके अलावा प्राइवेट डेयरियां और है, पायस है, तुम्हारे लोटस है, तुम्हारे अन्य डेयरियां भी, रिलायंस है। कुल मिलाकर के अपने कह सकते हैं कि कृषि के जो सहायक कारकों में है पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी, ये तीनों के तीनों जो कारक हैं ये कृषि में सहायक कारक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि वास्तव में जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान है। जीडीपी में भारतीय कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपके सामने आंकड़ा है, आज भी भारत की 55.6% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। अब देखते हैं विदेशी व्यापार में भी क्या योगदान देती है कृषि। विदेशी व्यापार जानते हो क्या? व्यापार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है राष्ट्रीय व्यापार, एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। व्यापार में दो ही पक्ष होते हैं, आपको मालूम है, पढ़ाया हुआ है, खरीदने वाला और बेचने वाला, क्रेता और विक्रेता। लेकिन जब व्यापार एक देश की सीमाओं को उल्लंघन दूसरी सीमाओं में प्रवेश करता है तो वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का हो गया, एक तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का हो गया, द्विपार्श्विक दो देशों के बीच में, और बहुपार्श्विक दो से अधिक देशों के बीच में। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार में क्या योगदान है। भारत वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2.07% का योगदान देती है। भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से, भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है? 10वां बड़ा देश है। कौन? भारत। भारत के निर्यात में चाय, चीनी, मसाले, तंबाकू, ताजे फूल और बासमती चावल,
इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत जो निर्यात करता है, चाय का निर्यात करता है, चीनी, मसाले और चाय में आपको मालूम है, चाय में हमारे आसाम में चाय की खेती का प्रारंभ कब हुआ था? वैसे बता दूं मैं आपको, किताब में नहीं है। 1840 में चाय की खेती का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। कहां पर? ब्रह्मपुत्र घाटी आसाम और सुरमा घाटी आसाम। याद कर लेना। मसालों का घर केरल, गरम मसालों का घर केरल और मसालों का घर वैसे भारत को कहते हैं। और भारत में कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का जिला है बारह जिला फेमस है किसमें? मसालों में। आगे चलते हैं। तंबाकू, ताजे फूल, बासमती चावल। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी इनके द्वारा होती है, जैसे कि वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग। आपके अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। यानी कि कपड़ा उद्योग के अंदर भी कृषि के उत्पादों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे होता है? कच्चे माल के स्रोतों के रूप में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। चीनी उद्योग, आपको मालूम है गन्ना नहीं होगा तो चीनी नहीं बनेगी, गन्ना नहीं होगा गुड़ नहीं बनेगा, गन्ना नहीं होगा एल्कोहल नहीं बनेगा और गन्ना नहीं होगा तो शक्कर भी नहीं बनेगी। कुल मिलाकर के गन्ना जो तुम्हारा एक कृषि उत्पाद है, उस गन्ना कच्चे माल के स्रोत के रूप में इनके लिए उद्योगों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा योगदान होता है। रबड़ उद्योग, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, परिवहन के साधन चल रहे हैं, क्या बिना पहिए कोई गाड़ी चल रही है? बिना टायर कोई गाड़ी चल रही है? परिवहन के साधनों के लिए भी रबड़ की आवश्यकता होती है। और जब तक प्राकृतिक रबड़ नहीं होगा, जब तक आप कृत्रिम रबड़ का तैयार नहीं कर सकते। कृत्रिम रबड़ बनाने के लिए प्राकृतिक रबड़ की कुछ अंश उसमें मिलाया जाता है। जूट को यदि अपन देखें तो बांग्लादेश नंबर 1 बनते हैं वैसे, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल के अंदर जूट की बहुत बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, इसमें भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और कृषि से संबंधित उपकरण, ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के साथ में हल हो गया, ट्रॉली हो गई और खाद बीज हो गया, कीटनाशक हो गया। कृषि के जो सहायक जो उपकरण हैं और कृषि की सहायक जो सामग्री है, उनका भी एक प्रकार से उद्योगों के लिए होता है। भारत में और एक समस्या आती है, भारत कृषि अर्थ प्रधान व्यवस्था वाला देश है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर मानसून आधारित है। देखो मैंने बताया भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, आगे चलते हैं। मानसून आधारित जलवायु है, यहाँ पर बाढ़ और सूखा इसके दो प्रधान संकट हैं। भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट हैं, सूखा और बाढ़। यहाँ पर कई बार तो बाढ़ आती है और कई बार सूखा पड़ जाता है, जो दोनों ही भारतीय कृषि के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत बड़ी क्षति पहुंचाते हैं। इसके बाद में किसानों का अशिक्षित होना, गरीब होना और ऋणग्रस्त होना, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून आधारित है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ ये होता है, आपको मालूम है, जुए में आदमी हार गया तो रोडपति और जीत गया तो करोड़पति। इसी प्रकार यदि मानसून आ जाता है तो भारत का किसान मालामाल, और यदि मानसून नहीं आया और खेत में जो पैसे लगा दिया, चाहे वो ट्रैक्टर की जुताई वगैरह हो, खाद बीज हो, वो सब बराबर हो जाता है। इसका मतलब किसान कर्जे में डूबता रहता है। शादी है, अन्य सामाजिक कार्यक्रम है, किसान को ऋण लेना पड़ता है और जब फसल पैदा नहीं होती है तो ऋण बढ़ता हुआ चला जाता है। प्यारे बच्चों, एक बार इस बच्चों के टॉपिक पे दोबारा फोकस कर लेते हैं। अरंडी का तेल मशीनों में स्नेक के रूप में काम में लेते हैं। स्नेक जानते हो ना, लुब्रिकेंट, यानी कि मशीनों को चिकनाई देने के लिए, मशीन में जो बेरिंग वगैरह चलते हैं उनको चिकनाई प्रदान करने के लिए अरंडी का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड की में इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। यहाँ से मशीनों में स्नेक के रूप में किसका तेल काम में लिया जाता है? अरंडी का तेल काम में लिया जाता है। साबुन बनाने में, चमड़ा शोधन में, चमड़े को शुद्ध करने के लिए भी अरंडी का काम तेल में लिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में नहीं, भारत में 65% जो तुम्हारे अरंडी का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अग्रणी राज्यों में गुजरात, कर्नाटक,
उड़ीसा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ये आपके अरंडी उत्पादन करने में अग्रणी राज्य हैं। गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। अब बात होती है सोयाबीन की। देश में सोयाबीन का उत्पादन 70% भाग मध्य प्रदेश करता है, 20% भाग महाराष्ट्र करता है और 10% भाग राजस्थान करता है। कितना हो गया? 70 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया? 100% हो गया। याद कर लेना, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है और नंबर 3 पे राजस्थान है। सोयाबीन की एक विशेषता और बताऊंगा, सोयाबीन सबसे बड़ा प्रोटीन का स्रोत होता है। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? सोयाबीन। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, रोजगार के साधन। रोजगार की यदि मैं बात करूं तो भारतीय कृषि का में जो साधन है उसमें कृषि में 55.6% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। प्रत्यक्ष रूप से 55.6% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि के सहायक कारकों में पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी ये कृषि के अन्य सहायक कारक हैं। बच्चों मैंने आपको भी बताया कि भारत में मिश्रित कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि की डेफिनेशन क्या होती है? वह कृषि जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जावे, क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। आगे देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में तीनों प्रकार की क्रियाएं जोड़ी जाती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे चलते हैं। 1951 में आधार वर्ष 1993-94 के कीमतों पर आधार वर्ष में ये आंका गया है, आपके सामने है। 1990 में 44.28%, 1999 आधार वर्ष के अनुसार 17.8%, 2011 में 15.35%। आगे चलते हैं। विदेशी व्यापार में भी भारतीय कृषि का योगदान है। भारत में वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में, निर्यात जानते हो ना, एक तो होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात यानी किसी देश से मंगाई जाने वाली वस्तु और निर्यात किसी दूसरे देश में भेजी जाने वाली वस्तु। देखते हैं भारत में वैश्विक कृषि उत्पादों में 2.7% का योगदान है। 2.7% का योगदान है, 2.07% का योगदान है। भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से देश का कौन सा बड़ा देश है? देश का 10वां बड़ा देश है। आगे चलते हैं। भारत के निर्यात में चाय, चीनी, मसाले, तंबाकू, ताजे फूल, बासमती चावल इनका योगदान है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, जूट उद्योग, ये सारे के सारे उद्योग इनके ऊपर आश्रित होते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। अब कपड़ा उद्योग की बात करूं तो हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। बात समझ आ रही है? मैनचेस्टर यानी जहां पर अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयां हैं और टेक्सटाइल जो अपनी नगरी है वो भीलवाड़ा है। भारत की जो टेक्सटाइल सिटी है वो तुम्हारे क्या है मालूम है क्या आपको? अहमदाबाद है। और सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो है मुंबई। आगे चलते हैं। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि से संबंधित उपकरण ट्रैक्टर है, खाद बीज है, इसके अलावा कीटनाशक है और अन्य प्रकार के जो उत्पाद हैं। ठीक है, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ की जो कृषि होती है वह मानसून आधारित होती है। आपको बता दूं मैं, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसमें सूखा और बाढ़ दोनों शामिल होते हैं। किसानों का अशिक्षित, गरीब और ऋणग्रस्त होना ये भी भारतीय कृषि के लिए, भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये भी भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था तुम्हारा भारतीय कृषि का पाठ। भारतीय कृषि में सभी फसलें इंपोर्टेंट है, सारे का सारा टॉपिक इंपोर्टेंट है और इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। आराम से आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पीछे पीछे एक एक पाठ याद करते आओगे ना तो आराम से एक सप्ताह का एक पाठ का नियम ले लो कि मेरे को 7 दिन में एक पाठ याद करना है। और 7 दिन में आप यदि एक पाठ याद करते हो ना तो महीने में 4 सप्ताह हो गए, 4 पाठ तो आपको वैसे याद हो गए।
आराम से आप याद कर सकते हो चाहो तो, लेकिन यदि आप आलस्य करोगे तो आलस्य मानव का सबसे बड़ा शत्रु होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आलस्य करो तो आलसी बनो तो बनो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी इतना हार्ड सिलेबस नहीं है। और मैं नहीं कहता कि सामाजिक ज्ञान ही याद करो, अन्य विषयों को भी आपको याद करना है, ठीक है। और सोशल साइंस को आप इतनी इजी में मत लेना, कारण आपको मालूम है लेंथी सिलेबस होता है। और साथ में याद करोगे तब चीज याद होगी। जब मानव याद करने बैठता है तो कठिन चीज भी सरल हो जाती है, और जब याद नहीं करता है तो सरल चीज भी बहुत कठिन लगती है, ठीक है। तो ये अपना बचा हुआ टॉपिक था। प्यारे बच्चों, अरंडी पढ़ी, सोयाबीन पढ़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान पढ़ा और विदेशी व्यापार में योगदान पढ़ा। और कल अपन चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू क्लास, ओके क्लास।